नमस्कार दोस्तों, आज हम 7th की एनसीईआरटी बुक शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6 की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। तो आज हम 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक शुरू कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालें। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, कौन? अल इदरीसी ने 1100 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ, मतलब उल्टा है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालाविधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होगा। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट मानचित्र तो ये है जो अल इदरीसी ने बनाया था। देखो, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। देखो दोस्तों, उल्टा, ठीक है। और ये सेकंड मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभ में गिलवॉल्म द लिस्ले के एटलस नो के अनुसार यह उपमहाद्वीप, देखो इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तो मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए इन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होगा? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हमें आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज, कौन? मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आज से फारसी भाषा, उसका आज से पंजाब हरियाणा, मतलब ये मिन्हाज सिराज हिंदुस्तान किसको बता रहा है? पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने मिन्हाज सिराज ने अलग बताया, लेकिन बाबर ने क्या कहा कि इसका मतलब है कि इसका प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। मतलब दोनों में डिफरेंट है, वो तो क्षेत्र को बता रहा है और ये एक पर्टिकुलर पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों को संस्कृति को लेकर बता रहा है। कौन? बाबर। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने क्या बोला? प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर यहाँ जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। विदेश का मतलब क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव
किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाने व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए बनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 1750 कब का 700 से 1750 ईस्वी तक का लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखक तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही साथ इनका उपयोग कठिन है। कागज का मूल्य। इन दो पुस्तकों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। इसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और इसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। तो कागज अब कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं सदी में या 14वीं शताब्दी में। अभिलेखागार का मीन्स क्या है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों, पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापे खाने तो नहीं, लेकिन इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की ही प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ये देखो चित्र फर्स्ट, मतलब ये क्या वर्णन करा। चित्र फर्स्ट, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग
लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। चित्र सेकंड क्या कर रहा है? लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्त लिख लिपि बाईं ओर से में वर्णन जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स्थ लिपि दाईं ओर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि बाईं ओर को क्या बोलेंगे? नस्तलिक, और दाईं ओर को क्या बोलेंगे? सिक्स्थ अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके बाद जियाउद्दीन बर्नी के बारे में कि इसने कब किया? 1356 में। 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1973 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक सतह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों को गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अक्सर अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का, ये रैट का चित्र है, ठीक है। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता पर बल, पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों, मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने उठाया। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावास और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली में से है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल सामाजिक अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारों आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन
वर्णित है। उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गाँव में सबसे महत्वपूर्ण रहे? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्य के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए, उनमें आगे पढ़ेंगे। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गोड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार को लेकर क्यों करते रहते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में द्वार समुद्री, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, गुजरात में गुजरी, तमिलनाडु में मयाबारी, बंगाल में गौड़ी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में हिंदवी। अमीर खुसरो ने आगे चलकर बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाई जो उनके लिए उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींचिए। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9, आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हो गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक रहे। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। इन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपती थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्ति स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया।
आज हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थक होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया है। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और भी साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए अलग पहुंचा, आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, लेकिन केवल एक ईश्वर अल्लाह को सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। किसी को अलग नहीं समझा गया, समानता बता रहे हैं। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। हनफी और शफी। कई विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को लेकर घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कितने बार? 3 में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा भी की जाती थी। को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे इसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जिसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों गाँव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों का विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्य के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की मत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार की जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियाँ से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था
तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप को व्यापारिक कंपनियों के भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं इसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो ये देखें कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं। आज आप अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी ये देखें कि और भी क्या कुछ बदलाव और वैसा ही रहा है। तो चलो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? इसका आंसर है अतीत में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, ऐसे व्यक्ति को विदेशी कहा जाता था। ठीक है, लिखित बातें सही है या गलत? फर्स्ट है सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। इसका आंसर है गलत, ऐसा थोड़ी है, मिलते थे। सेकंड है इस काल के दौरान मराठों ने अपने राज्य में महत्व की स्थापना की। हाँ सही। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। इसका आंसर है हाँ, ये भी सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबल असम मणिपुर कश्मीर का शासक था। नहीं, ऐसा थोड़ी पढ़ा था मैंने। थर्ड क्वेश्चन है अभिलेखागारों में डैश रखे जाते थे, क्या रखे जाते थे? इसमें दस्तावेज, पांडुलिपियां, कार्यली कागज रखे जाते थे। सेकंड है 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, कौन था? जियाउद्दीन वर्नी। है डैश, फर्स्ट डैश में आएगा आलू, फिर मक्का, फिर मिर्च, फिर चाय और फिर कॉफ़ी। इस उपमहाद्वीप काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। ठीक है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। तो हमने देखा था मध्यकालीन भारत में बड़े पैमाने में अनेक तरह के प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रैट का इस्तेमाल, कताई में चरखे का इस्तेमाल, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हमने देखा था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। इस काल में हमने देखा था इस काल में नई देव देवता की पूजा की जाती थी, राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किया था, ब्राह्मण उलेमाओं को शासकों का संरक्षण मिलने लगा जिससे समाज में उनका स्तर बढ़ गया। 7वीं सदी में इस्लाम का आगमन हुआ, शिया सुन्नी ने अपनी तरह के इस्लाम का प्रचार किया। इस काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला? समय के साथ इन्हीं शब्दों का अर्थ भी बदलता है, ऐसा ही हिंदुस्तान शब्द के साथ व्यवहार। आज हम हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक, भौगोलिक, राष्ट्रीय अर्थ जोड़ते हैं जो पिछली सदियों में नहीं जुड़े थे। फारसी इतिहासकार मिनाज सिराज ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग दिल्ली के सुल्तान के अधिकार वाले क्षेत्रों के लिए किया, जिसमें पंजाब, हरियाणा हमने पढ़ा था, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके वाले आते थे। और फिर 16वीं सदी की शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जब उनका आश्रय यहाँ की भौगोलिक व्यवस्था से था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो के हिंद शब्द से मिलता जुलता, जिसका प्रयोग खुसरो ने 14वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, सेवेंथ जाति के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे? जाति हमने देखा था जाति के मामले में इस तरह नियंत्रित किया जाता था। मध्यकालीन भारत जैसे जैसे खेती कहने लगी, जंगल कम होने लगे, इसके चलते जंगल में लोगों ने पलायन किया और अन्य स्थानों पर रहने लगे। इस पर्यावास के कारण अब जाति व्यवस्था में बदलाव आने लगे। किसान सामाजिक और आर्थिक तौर पर अनेक उपजाति में बट गए। इस नई जाति व्यवस्था में अनेक मतभेद भी बनने लगे, जिसके समाधान के लिए गाँव में बड़े बुजुर्गों की अध्यक्षता में सभाओं, जाति पंचायतों का गठन किया गया। ये जातियों से जुड़े मामलों का निपटारा करते थे। सभी जातियों के लिए कुछ नियम भी तय किए गए जिनका उन्हें पालन करना होता था। 8 क्वेश्चन है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य तात्पर्य ऐसे विशाल साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों साम्राज्य से बनकर बना हो। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य में उन सभी छोटे छोटे साम्राज्य की संस्कृति सभ्यता झलकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में होते हैं। जो भी सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य
तथा खिलजी तुगलक और मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगता है, तब क्षेत्रीय साम्राज्य फिर से अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय साम्राज्य अभी तक मजबूत रहता है जब तक शीर्ष पर बैठा शासक उस विशाल साम्राज्य को संभालने के योग्य है। 9th क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है। पांडुलिपि इतिहास के अनेक स्रोतों में से एक है जो हमें किसी निश्चित समय की गतिविधियों के बारे में बताती है, परंतु इनके उपयोग में इतिहासकारों के सामने इस प्रकार समस्या आती हैं। इतिहासकारों के पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता है। इस अंतर के कारण इतिहासकार यह नहीं बता पाते हैं कि सबसे पहली पांडुलिपि कौन सी है। कुछ पांडुलिपियों की दिखाई को पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वह साफ तरह से नहीं लिखा होता है। कई बार पांडुलिपियाँ लिखने वाले भी अपने मूल प्रति में बदलाव करते रहते हैं, जिससे इतिहासकार जल्दी से यह नहीं समझ पाते कि पहली प्रति कौन सी है और दूसरी कौन सी है। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। हाँ, इतिहास को पढ़ने के लिए उसे कई हिस्सों में अनेक तरह से बांटा जाता है। तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक इतिहास हमें ऐसा करने से इतिहास को समझने में आसानी होती है। इतिहास को बांटने का काम अनेक इतिहासकारों ने किया। 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 युगों में बांटा। अंग्रेजों ने बांटा। इस तरह से शासकों धर्म को ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन मानते थे। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत को विभाजित करते हैं। यथा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस तरह का इतिहास विभाजन से हमें समय के साथ हुए बदलाव देखने को मिलते हैं। यह पता चलता है कि हम पहले की तुलना में कितने अच्छे और कितने प्रगति की है। इतिहास का विभाजन करने में इतिहासकारों को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जब इतिहास को राजनीतिक दृष्टिकोण से बांटा जाता है तब उन्हें धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोण नहीं देखने मिलता है, और जब धार्मिक आधार पर बांटा जाता है तो ऐसा लगता है कि उसमें राजनीतिक इतिहास गायब हो गया है। अतः निष्पक्ष तरीके से इतिहास का विभाजन करना इतिहासकारों के लिए मुश्किल कार्य होता है। ठीक है। और चलो दोस्त, अपने क्वेश्चन आंसर कर लिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।